प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या हम आज का सत्र एक खेल से शुरू करें? मैं चाहती हूँ कि सभी छात्र अपने दोस्तों के साथ जोड़ियां बना लें और एक के पीछे एक खड़े हो जाएं, ठीक है? आप सभी जो पीछे खड़े हैं, आगे वाले की आंखों पर पट्टी बांधेंगे। आंखों पर पट्टी बंधे व्यक्ति को लगातार 3 मिनट तक चलना होगा। यदि उसे मदद की आवश्यकता पड़ी तो उसे मदद करो, यह जोर से कहना होगा। तब उसका साथी मदद के लिए आएगा। वह साथी अपने पट्टी बंधे हुए दोस्त के करीब चलेगा, पर उसका हाथ नहीं पकड़ेगा और ना ही उसे छुएगा। उसे बस यह ध्यान रखना है कि पट्टी बंधे हुए दोस्त को कोई हानि ना पहुंचे, जैसे कि वह किसी चीज से टकरा ना जाए। क्या आपको इस खेल में रुचि आई? क्या यह आपके लिए एक नया अनुभव था? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। आपने जो बातें बताई, क्या हम उनमें से कुछ बातों को एक बार देखें? इस खेल से आप किसी अंधे व्यक्ति की परेशानियों को समझ सके। आपको आभास हुआ कि अंधे व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। आपको यह जानने की उत्सुकता हुई कि अंधे व्यक्ति अपनी अपंगता के बावजूद किस तरह रहते हैं। मैं खुश हूं कि इस खेल और इसके अनुभवों के कारण आपके मन में नए विचार आए हैं। बहुत बढ़िया। जरूरतमंद लोगों की मदद करना महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि हमें उनकी परवाह है। यहाँ पर हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो गरीब हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हम दूसरों की मदद करने के तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे हम उन्हें किसी तरह का आराम महसूस करा सकें। उदाहरण के लिए, दूसरों के लिए समय निकालना, उनके साथ रहना, उनसे बातें करना, उन पर विश्वास करना और विश्वास पात्र बनना। जिन लोगों को हमारी देखरेख की जरूरत है, हम उनका ध्यान किस तरह से रख सकते हैं? हम दूसरों का ध्यान रखने के लिए उनके साथ समय बिता सकते हैं। हम उनके साथ रहकर
उनसे बात कर सकते हैं। हम उन पर विश्वास कर सकते हैं और उनके विश्वास पात्र बन सकते हैं। चलिए एक बार फिर से कहें, हम दूसरों का ध्यान रखने के लिए उनके साथ समय बिता सकते हैं। हम उनके साथ रहकर उनसे बात कर सकते हैं। हम उन पर विश्वास कर सकते हैं और उनके विश्वास पात्र बन सकते हैं। ना सिर्फ खेल में बल्कि हमारे जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं और होते रहेंगे। जब हम बच्चे थे तब हमारे माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षक और मित्र हमारी मदद करते थे। वे हमें खाना खिलाते थे, चलना सिखाते थे, बीमार पड़ने पर हमें दवाइयाँ देते थे, बात करना सिखाते थे, अच्छे संस्कार देते थे। खेलने के समय कोई हमारे साथ होता था। हमारी मदद तब तक की गई जब तक कि हम स्वतंत्र ना हो गए। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इच्छा पूर्वक हमारी मदद की। वे हमारी मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो मददगार लोग स्वेच्छा और खुशी से जरूरतमंदों की मदद करते रहे हैं और करते रहेंगे। क्या आप उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं जो आश्रित हैं और जिन्हें सहायता की जरूरत है? इसके लिए आपको चित्रों द्वारा कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, हमारे साथी, बच्चे। धन्यवाद। हमने देखा कि कई तरह के आश्रित लोग हैं। हम उन सभी की सहायता कैसे कर सकते हैं? आइए एक गीत गाते हैं जिसमें हमें बताया जाएगा कि यह कैसे किया जाए। कृपया गीत गाने के लिए खड़े हो जाएं। ध्यान रखें, तन मन से ध्यान रखें। सेवा करें, पूरे मन से सेवा करें। आओ हम कुछ ऐसा करें, हर एक दिल को प्यार से भरे। हाथ बढ़ाकर मदद करे, पूरे मन से सेवा करे। ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें। बुजुर्गों को सहारा दे, मित्रों की मदद करे, माता पिता की सेवा करे, पूरे मन से सेवा करे। ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें। बच्चों को प्यार दुलार दे, अक्षम लोगों की सहायता करे, सबके मुख पर हंसी लाए, पूरे मन से सेवा करे। ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें,
रखे, ध्यान रखे, ध्यान रखे, तन मन से ध्यान रखे, सेवा करे, सेवा करे, पूरे मन से सेवा करे, ध्यान रखे, ध्यान रखे। धन्यवाद। यह गीत क्या संदेश देता है? सही कहा, यह संदेश देता है कि हमें किसी चीज की आशा रखे बगैर बुजुर्ग लोगों, साथियों, विकलांग व्यक्तियों और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। सरला पोलियो से पीड़ित है और लंगड़ा कर चलती है। उसकी सहेली अमला हमेशा उसकी मदद करती है और कभी भी सरला को उसकी अपंगता का एहसास नहीं दिलाती। एक दिन अचानक उसे कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी। उसने सरला से 50 रुपए उधार मांगे, पर उस समय सरला के पास पैसे नहीं थे और उसने बताया कि वह पैसे नहीं दे पाएगी। निराश होकर अमला ने कहा, मैंने कितनी बार तुम्हारी मदद की है, क्या तुम मेरे लिए यह छोटा सा काम भी नहीं कर सकती हो? सरला बहुत उदास हो गई और रोने लगी। आपको क्या लगता है, सरला क्यों रोई? सरला रोई क्योंकि वह अपनी सहेली की मदद नहीं कर पाई। अमला ने उसकी अपंगता के बारे में याद दिलाया। उसे रोना अच्छा लगता था। किसी को भी रोने में मजा नहीं आता और अगर मदद ना कर पाने की वजह से उसे रोना आया तो उसे तभी रोना चाहिए था जब अमला ने उससे पैसे मांगे थे। उसने तो बल्कि खुलकर यह बात बताई थी कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं। सरला तब रोई जब अमला ने कहा कि मैंने कितनी बार तुम्हारी मदद की है, क्या तुम मेरे लिए यह छोटा सा काम भी नहीं कर सकती हो? उसकी अपंगता के बारे में याद दिलाने के कारण ही सरला रोई होगी। क्या अमला को इस तरह बात करनी चाहिए थी? आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को उसकी अपंगता या अयोग्यता का एहसास दिलाना उचित नहीं होता। आपने किसी व्यक्ति की मदद की हो तो उसके बारे में याद दिलाना भी सभ्य नहीं होता। अपंग व्यक्ति को दी गई मदद के बदले में कुछ मांगना तो बिल्कुल ही अनुचित होता है। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची सेवा होती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। जब आप एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार करते हुए देखें, तब आप क्या करेंगे? मैं देखूंगा या देखूंगी कि वह सड़क कैसे पार कर रहा है। सड़क पार करने में मैं उसकी मदद करूंगा या करूंगी। मैं अपने काम से काम रखूंगा या रखूंगी। मुझे उस पर दया आएगी। इस प्रश्न के लिए ये सभी जवाब मैं देखूंगा या देखूंगी कि वह सड़क कैसे पार कर रहा है, या मैं अपने काम से काम रखूंगा या रखूंगी और मुझे उस पर दया आएगी, उचित नहीं है, क्योंकि इनमें मदद करने की कोई भावना नहीं है। सबसे उचित उत्तर है, सड़क पार करने में मैं उसकी मदद करूंगा या करूंगी। यह भी जानना चाहिए
कि अगर आप किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद करना चाहते हैं तो आप उससे किस तरह बात करेंगे? क्या आप ऐसा कहेंगे, आप अंधे हैं इसलिए क्या मैं सड़क पार करने में आपकी मदद कर सकता या सकती हूँ? या सिर्फ इतना कहेंगे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता या सकती हूँ? जब हम शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति की मदद करें तो हमें उनकी अपंगता के बारे में उन्हें याद नहीं दिलाना चाहिए। क्या आप में से कुछ छात्र मुझे बता सकते हैं कि हम विकलांग व्यक्तियों की मदद कैसे कर सकते हैं? यह बातें बताने के लिए धन्यवाद। हम सड़क पार करने में उनकी मदद कर सकते हैं। उन्हें पुस्तक, अखबार इत्यादि पढ़कर सुना सकते हैं। उन्हें अपने वाहन में बिठाकर उनकी मंजिल तक छोड़ सकते हैं। उन्हें बस या रेलगाड़ी में अपनी सीट दे सकते हैं। हमने देखा कि शारीरिक रूप से अपंग लोगों की सहायता हम किस तरह कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हम बुजुर्गों की मदद कैसे कर सकते हैं। आपने बुजुर्ग लोगों की किन बातों पर ध्यान दिया है? शारीरिक रूप से उनमें ज्यादा ताकत नहीं होती। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनका शारीरिक बल कम होता जाता है और शरीर व मस्तिष्क का तालमेल बिगड़ने लगता है। आंखों की रोशनी कमजोर होती जाती है, ऊंचा सुनाई देने लगता है, उनकी कमर झुक जाती है। ये सब बुढ़ापे के लक्षण होते हैं। आपके और मेरे साथ भी ऐसा होगा। आपके पड़ोस में और आपके नगर या शहर में बुजुर्ग लोग तो जरूर होंगे। क्या वे किसी से मदद मांगते हैं? यदि हाँ, तो उन्हें किन कामों के लिए दूसरों की मदद चाहिए होती है? क्या आप सब 5-5 लोगों का समूह बनाकर बैठ सकते हैं? समूह में आपको चर्चा करनी है कि बुजुर्गों को किन कामों के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ सकती है। बाद में आप में से कुछ छात्र इसके बारे में कक्षा के बाकी छात्रों को भी बता सकते हैं। इस बारे में चर्चा करने और सबको बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ बातों पर नजर डालें? अखबार पढ़ने के लिए, खरीदारी करने के लिए, अस्पताल जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, अपनी जगह साफ रखने के लिए, समय बिताने और अच्छी तरह बातचीत करने के लिए, बैठने की जगह ढूंढने के लिए। धन्यवाद। आपके इन जवाबों से जाहिर है कि आपने बुजुर्गों की तरफ ध्यान दिया है और उनकी जरूरतों को भी समझा है। अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए 60-70 साल तक काम करने के बाद ये लोग बढ़ती उम्र की वजह से कमजोर हो जाते हैं। उनके दिमाग में हमेशा यह बात चलती रहती है कि वे अपना काम खुद कर सकें। बुजुर्ग लोग चाहते हैं कि वे सक्रिय जीवन बिता सकें, इसलिए वे प्रयास करते हैं कि वो सारे काम कर सकें जो वे युवावस्था में आसानी से कर लेते थे। पर जब उन्हें काम करने में मुश्किल होती है तो उन्हें मदद की जरूरत महसूस होने लगती है। हम सभी बूढ़े हो जाएंगे, हमें भी कभी मदद की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें खुशी से और स्वेच्छा से बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति को अखबार पढ़ने में मुश्किल हो रही हो
तो आप क्या करेंगे? आप प्रतीक्षा करेंगे कि वे आपसे मदद मांगे, उसके बाद आप उनकी मदद करेंगे। उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और अपने काम में जुट जाएंगे। उनकी जरूरत को समझते हुए आप स्वेच्छा से कहेंगे, क्या मैं आपके लिए अखबार पढ़ दूं? उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं देने से यह जाहिर होता है कि आप बुजुर्गों की परवाह नहीं करते। मदद मांगने पर अगर आप उनकी मदद करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप उनका ध्यान रखना चाहते हैं, पर उनकी ज़रूरतों को समझते हुए आपको स्वेच्छा से उनकी मदद करनी चाहिए। हमें बुजुर्गों की ज़रूरतों को समझना चाहिए और वे मदद मांगने आए उससे पहले ही उनकी स्वेच्छा से मदद करनी चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें, हमें बुजुर्गों की ज़रूरतों को समझना चाहिए और वे मदद मांगने आए उससे पहले ही उनकी स्वेच्छा से मदद करनी चाहिए। अपने लंबे जीवन काल में बुजुर्ग व्यक्ति कई अनुभवों से गुजर चुके होते हैं। जब वे इन अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, तब कोई भी उनकी बात धैर्य से नहीं सुनता। इस वजह से वे अकेलापन महसूस करते हैं। देखा जाए तो हर बुजुर्ग का जीवन इतिहास की तरह है। वे बहुत खुश होंगे अगर कोई उनके पास जाकर उनकी बातें सुनना चाहेगा। इसलिए हमें धैर्य से उनकी बातें सुननी चाहिए। जरा सोचिए, इतना अनुभव प्राप्त करने के लिए जो समय चाहिए, वह समय लगाए बिना ही हम उनकी सफलताओं और असफलताओं में से काफी कुछ सीख सकते हैं। और यह अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें उन हालातों का खुद सामना भी नहीं करना पड़ेगा। जब आपके परिवार के बुजुर्ग अपने अनुभवों के बारे में बात करें, तब आप क्या करेंगे? क्या आप मन लगाकर उनकी बातें सुनेंगे? क्या आप वहां बैठकर बिना मन के उनकी बातें सुनेंगे और उबासियां लेते रहेंगे? क्या आप मन ही मन यह कहेंगे कि उनके पास कुछ करने को तो है नहीं और उन्हें सुने बिना ही वहां से चले जाएंगे? क्या आप में से 2 छात्र यहां आकर बुजुर्ग व्यक्ति का और सुनने वाले का किरदार निभा सकते हैं? अभिनय द्वारा आपको तीनों परिस्थितियां एक के बाद एक करके दिखानी है। इतना अच्छा अभिनय करके दिखाने के लिए शुक्रिया। बुजुर्गों की बातें सुनना इतिहास की पुस्तक पढ़ने के समान है। इतना अनुभव प्राप्त करने के लिए जो समय चाहिए, वह समय लगाए बिना ही हम उनके अनुभवों से काफी कुछ सीख सकते हैं। और इसके लिए हमें उन हालातों का खुद सामना करने की भी जरूरत नहीं है। आइए एक बार फिर से कहें, बुजुर्गों की बातें सुनना इतिहास की पुस्तक पढ़ने के समान है। इतना अनुभव प्राप्त करने के लिए जो समय चाहिए, वह समय लगाए बिना ही हम उनके अनुभवों से काफी कुछ सीख सकते हैं। और इसके लिए हमें उन हालातों का खुद सामना करने की भी जरूरत नहीं है।
यह भी याद रखें कि हमें बुजुर्गों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि उनकी मदद के लिए हम हमेशा उनके साथ हैं। प्यार की इस अनुभूति से उनकी आयु बढ़ेगी और वे सुखद जीवन व्यतीत कर पाएंगे। क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर हम सभी के साथ प्यार से बात करें? इससे दूसरों को तो खुशी मिलेगी ही और हम भी प्रसन्न रहेंगे। जब परिवार के बुजुर्ग सदस्य आपसे बात करें तो आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे? प्यार से जवाब देंगे या फिर कहेंगे मुझे जल्दी से बताइए और यहाँ से चलते बनिए? हमें बुजुर्गों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए। उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि उनकी मदद के लिए हम हमेशा उनके साथ हैं। आइए इसे एक बार फिर से कहें। हमें बुजुर्गों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए। उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि उनकी मदद के लिए हम हमेशा उनके साथ हैं। जिस तरह हम शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों और बुजुर्गों की देखरेख करते हैं, क्या उसी तरह हमें अपने साथियों की मदद भी करनी पड़ती है? हाँ, लेकिन कुछ अलग तरह से। कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं रहता। जब हम किसी बात से परेशान होते हैं तो हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं। किसी के साथ उस बारे में बात करके हमें अच्छा महसूस होता है ना? क्या आप जोड़ियां बनाकर बैठ जाएंगे? आपको अपने साथी को यह बताना है कि जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो आपको कैसा लगता है। घर या स्कूल से संबंधित कौन सी बातें हैं जो आपको परेशान करती हैं? धन्यवाद। कुछ बातें जो हमें परेशान कर सकती हैं वे हैं जब दोस्तों के साथ झगड़ा या लड़ाई होती है, जब घर पर कोई बीमार होता है, जब हम किसी दोस्त की परेशानी के बारे में सुनते हैं, जब हम स्कूल में किसी परेशानी में फंस जाते हैं, जब दूसरे हमें गलत समझते हैं। आइए देखें कि ऐसी परिस्थितियों में हम कैसा महसूस करते हैं। दिमाग भारी हो जाता है और रोने का मन करता है। हम किसी से भी मिलना नहीं चाहते। यदि हम किसी से मिल भी लें तो बात करने की इच्छा नहीं होती। हम चाहते हैं कि कोई हो जो हमारे मन की बात समझे या हम जो कहना चाहते हैं उसे सुने। यदि आपका दोस्त इस स्थिति में हो तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप क्या करेंगे? अपनी उम्र के दोस्त होने से हम अपने मन की बातें और विचार उन्हें खुलकर बता सकते हैं। इसलिए हमें अपने दोस्तों की परेशानियों को जानना चाहिए ताकि हम सही समय पर उनकी मदद कर सकें। हम यह कैसे कर सकते हैं? यह सिर्फ उनके व्यवहार पर ध्यान देने से पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सामान्य तौर पर चहकते रहने वाला व्यक्ति जब शांत दिखाई दे और दूसरों से दूर रहने लगे, या फिर शांत रहने वाला व्यक्ति जब बहुत ही ज्यादा शांत हो और उसकी मुस्कुराहट बनावटी लगे, तब हमें समझ जाना चाहिए कि उसे कुछ परेशानी है। जब हमें ऐसी बातें नजर आने लगे तो हमें उनसे सीधा सीधा नहीं पूछना चाहिए,
कि उन्हें क्या परेशानी सता रही है। बात को थोड़ा घुमाकर कुछ इस तरीके से पूछना चाहिए, मुझे आप में कुछ बदलाव नजर आ रहा है। अगर वह दोस्त इच्छुक होगा या होगी तो आपके साथ अपनी परेशानी बांटेगा या बांटेगी, नहीं तो वह बात को यह कहकर टाल देगा या देगी, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि हमारे साथी हमें खुद की निजी समस्याओं के बारे में बताते हैं, पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उनसे कुछ भी खोद खोद कर ना पूछें, ना ही कुछ बताने के लिए उन्हें मजबूर करें, बल्कि हमें इंतजार करना चाहिए कि वे खुद हमें सारी बातें बताएं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये सब बातें हम दूसरों को ना बताएं और ना ही इनके बारे में चर्चा करके उनका मजाक उड़ाएं। आइए अब एक परिस्थिति पर ध्यान दें। रवि आपका बहुत अच्छा दोस्त है। वह जरूरत से ज्यादा शांत नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि उसे कोई परेशानी है। आप उसे क्या कहेंगे? अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे बात करके तुम अच्छा महसूस करोगे तो कृपया मुझे अपनी परेशानी बताओ। अगर तुम मुझे अपना या अपनी दोस्त मानते हो तो तुम्हें अपनी परेशानी मुझे बतानी पड़ेगी। अगर तुम मुझे अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताओगे तो मैं समझूंगा या समझूंगी कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। अगर तुम मुझे अपना या अपनी दोस्त मानते हो तो तुम्हें अपनी परेशानी मुझे बतानी पड़ेगी, या फिर अगर तुम मुझे अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताओगे तो मैं समझूंगा या समझूंगी कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। इस तरह की बातें कहना उचित नहीं होगा। इनसे यह लगता है कि आप रवि के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं ताकि वो आपको सारी बात बताए। सबसे उचित जवाब है, अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे बात करके तुम अच्छा महसूस करोगे तो कृपया मुझे अपनी परेशानी बताओ। यहाँ पर यह निर्णय रवि को लेना है कि वह आपको सारी बात बताना चाहता है या नहीं। अगर कोई अपनी निजी बातें हमें ना बताना चाहे तो हमें कुछ भी खोद खोद कर नहीं पूछना चाहिए, ना ही कुछ बताने के लिए उन्हें मजबूर करना चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें, अगर कोई अपनी निजी बातें हमें ना बताना चाहे तो हमें कुछ भी खोद खोद कर नहीं पूछना चाहिए, ना ही कुछ बताने के लिए उन्हें मजबूर करना चाहिए। जब आपके साथी अपनी निजी समस्याएं आपके साथ बांटते हैं तब आप उन बातों को अपने तक ही रखते हैं या दूसरों को भी बता देते हैं। जाहिर है कि किसी की निजी बातें हमें अपने तक ही रखनी चाहिए और दूसरों को उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। जब कोई हम पर विश्वास करके अपनी निजी समस्याएं हमें बताए तो वह बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, ना ही हमें उन बातों को लेकर उनका मजाक उड़ाना चाहिए। फिर से कहें, जब कोई हम पर विश्वास करके अपनी निजी समस्याएं हमें बताए तो वह बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, ना ही हमें उन बातों को लेकर उनका मजाक उड़ाना चाहिए। अब हम
अगले प्रश्न पर जाएंगे। क्या अपंग व्यक्तियों, बुजुर्गों और साथियों की तरह बच्चों को भी मदद की जरूरत होती है? जी हाँ, बिल्कुल। अपने छोटे भाई बहन या पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते समय क्या आपने कभी गुस्से में उन्हें पीटा या डांटा है? क्या आपने उनसे कभी ऐसा कहा है कि वे छोटे हैं इसलिए उन्हें कुछ नहीं पता और उन्हें आपकी आज्ञा माननी होगी? क्या आप बता सकते हैं कि किन बातों के लिए आपने छोटे बच्चों को डांटा या पीटा है? आइए हम इन पर एक नजर डालें। हमने बच्चों को डांटा या पीटा है जब उन्होंने हमारी आज्ञा नहीं मानी, जब उन्होंने वह चीज नहीं दी जो हमने उनसे मांगी थी, जब उन्होंने हमारी गलतियां बताई, जब उन्होंने अपनी बात मनवाकर हमें नीचा दिखाया, जब हम अपना गुस्सा बड़ों पर नहीं उतार सके। यह आपका छोटा भाई है, यह आपकी छोटी बहन है, यह आप हैं और यह आपका बड़ा भाई है। आपने अपने छोटे भाई बहनों को पीटा क्योंकि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी और उन्होंने वह चीज नहीं दी जो आपने मांगी थी। ऐसी ही स्थिति में आपके बड़े भाई ने भी आपको पीटा था क्योंकि आपने उसकी बात नहीं मानी थी। क्या आपने कभी उससे कहा कि मुझे पीटकर आपने ठीक किया, मैं इसी लायक हूं? नहीं? क्यों नहीं? आपको मार खाकर अच्छा नहीं लगता, सही है ना? क्या यहां किसी को भी मार खाना अच्छा लगता है? मुझे यकीन है कि किसी को भी यह अच्छा नहीं लगता है। जब हम खुद से छोटे बच्चों पर गुस्सा हो तब हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए, दूसरों को पीटना बहुत बुरी बात होती है। पीटना अयोग्यता दर्शाता है। मैं दोहराती हूं, पीटना अयोग्यता दर्शाता है। जब हम अपने काम को सही साबित नहीं कर पाते या किसी गलत बात के लिए पकड़े जाते हैं तब हम हिंसा पर उतर आते हैं, जैसे कि पीटना। उदाहरण के लिए, आपने कोई गलती की है और आप इसे अपने माता पिता से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका छोटा भाई आपके माता पिता को सब बता देता है। आपके माता पिता आपको दंड देते हैं। गुस्से में आकर आप अपने छोटे भाई को पीट देते हैं। क्यों? क्योंकि आप पकड़े गए और इसलिए भी कि आप अपना गुस्सा अपने माता पिता पर नहीं उतार सके। मैं दोहराती हूँ, पीटना, काटना, लात मारना और इस प्रकार के हिंसक काम डरपोक लोग करते हैं जो सच का सामना करने का साहस नहीं रखते। आत्मविश्वासी और समझदार लोग अपनी बात सही साबित करने के लिए कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेते। इसलिए हमें दूसरों के सामने समझदारी, साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए और अपनी ताकत का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से करना चाहिए, ना कि दूसरों को पीटकर। पीटना, काटना, लात मारना ऐसे हिंसक काम कौन करता है? डरपोक व्यक्ति या वो व्यक्ति जो सच का सामना करने का साहस नहीं रखता है। बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं। वे नई बातें सीखने के लिए आतुर रहते हैं। इसलिए जब वे कोई प्रश्न बार बार पूछे तो हमें प्यार और धैर्य से उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर हमें जवाब पता ना हो तो हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए और स्पष्ट रूप से
बता देना चाहिए कि हम उन्हें जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसे जवाब देना कि तुम हर वक्त सवाल पूछकर परेशान करते रहते हो, या फिर क्या तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं बैठ सकते, या बच्चे को पीटना सही बात नहीं है। अगर कोई छोटा बच्चा आपसे ऐसा प्रश्न पूछे जिसका उत्तर आप नहीं जानते हो, जैसे आसमान नीला क्यों है, तब आप किस तरह से जवाब देंगे? क्या आप उससे कहेंगे कि आपको उत्तर मालूम नहीं, या आप इस बात से घबरा जाएंगे कि वह आपको अज्ञानी समझेगा, या फिर उसे चुप करने के लिए आप किसी भी तरह का गलत जवाब दे देंगे? दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सब कुछ पता नहीं होता, इसलिए जब हमें कोई जवाब पता ना हो तो हमें अपनी अज्ञानता स्वीकार कर लेनी चाहिए। आइए इसे एक बार फिर से कहें। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सब कुछ पता नहीं होता, इसलिए जब हमें कोई जवाब पता ना हो तो हमें अपनी अज्ञानता स्वीकार कर लेनी चाहिए। जब छोटे बच्चे कोई अनुचित काम करें तो हमें उसके परिणाम के बारे में उन्हें समझाना चाहिए और यह भी सिखाना चाहिए कि क्या उचित है। उदाहरण के लिए, जब बच्चे किसी कुत्ते पर पत्थर फेंक रहे हो तो हमें बेपरवाह होकर ये नहीं सोचना चाहिए कि आखिरकार वह एक कुत्ता ही तो है, या वे यह बात समझने के लिए अभी छोटे हैं कि क्या अनुचित है। जब वे बड़े हो जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। बच्चे परिणाम को जाने बिना अनुचित काम करते रहते हैं। यह बात भी है कि उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि क्या उचित है और क्या नहीं। इसलिए हमें उन्हें समझाना चाहिए कि अनुचित काम करने के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं और उन्हें उचित बात सिखानी चाहिए। अगर आप किसी बालक को सड़क पर थूकते हुए या स्कूल की मेज को ब्लेड या प्रकार से खुरचते हुए देखें तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे ऐसा करने के परिणामों के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि वह अनुचित काम कर रहा है, या फिर उसके सर पर पीट कर कहेंगे ऐसा मत करो? जब छोटे बच्चे कोई अनुचित काम करें तो उन्हें यह बताना चाहिए कि ऐसा करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। फिर से कहें, जब छोटे बच्चे कोई अनुचित काम करें तो उन्हें यह बताना चाहिए कि ऐसा करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। इस कक्षा में हमने जो कुछ सीखा, क्या हम उसे संक्षेप में एक बार देख लें? क्या हम पीछे बैठे हुए छात्रों से शुरू करें? आप सब एक एक करके मुझे सीखी हुई बातें बताते जाना। कोई भी बात दोहराई नहीं जानी चाहिए। आप सब तैयार हैं? हम दूसरों का ध्यान रखने के लिए उनके साथ समय बिता सकते हैं। हम उनके साथ रहकर उनसे बात कर सकते हैं। हम उन पर विश्वास कर सकते हैं और उनके विश्वास पात्र बन सकते हैं। दूसरों की मदद करते समय हमें उनकी अयोग्यता या लाचारी की तरफ इशारा नहीं करना चाहिए। हमें बुजुर्गों की मदद प्यार, स्वेच्छा और प्रसन्नता से करनी चाहिए। हमें बुजुर्गों के अनुभवों को
अपने जीवन के मार्गदर्शन के रूप में देखना चाहिए। अगर कोई अपनी निजी बातें हमें ना बताना चाहे तो हमें कुछ भी खोद कर नहीं पूछना चाहिए, ना ही कुछ बताने के लिए उन्हें मजबूर करना चाहिए। हमें बच्चों की देखरेख प्यार से करनी चाहिए और कभी भी उनके साथ हिंसक व्यवहार या गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों की जिज्ञासा से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक उनके प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। क्या हम एक कार्य करें ताकि ये सब बातें इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।